मेरे प्यारे साथियों, पत्थर सदैव हथौड़े के अंतिम चोट से टूटता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पहले की सभी चोटें बेकार गई। सफलता निरंतर प्रयासों का ही परिणाम है। तो सफलता असफलता दोनों एक दूसरे के ही एक हेड एक टेल है। अगर आप लोग सफल होना चाहते हो तो असफलता से बिल्कुल भी ना घबराए, क्योंकि जो पत्थर है वो एक चोट से जरूरी नहीं कि टूट जाए। क्या पता वो अंतिम चोट पत्थर को तोड़ दे, वो अंतिम चोट आपको सफल कर दे। चलेगा तो क्वेश्चन पूरा का पूरा एक सीमित हो गया। कैसे? जैसे कि ये 13 है, 13 से कम संख्या है मैं लिख दूं अभाज्य 2 है, मेरे पास 3 है, 5 है, 7 है और 11 है और 13 से कंटीन्यूअस है, तो ये सीमित हो गई। अगर इन 5 संख्याओं से देख लिया हमने और कट गया तो कट गया, नहीं कट गया तो अभाज्य है, तो एक सीमित हो गई। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में। आरआरबी रेलवे की भाई एएलपी की क्लासेस कंटिन्यू हमारी चल रही है। जो भी साथी हमारा यूपी पुलिस मैथ की तैयारी कर रहा है, तो वो साथ ही साथ अगर उसने ट्रेड से कोई भी सब्जेक्ट अपना किया हुआ है और एलपी का फॉर्म उसने डाला हुआ है, तो भाई मैथ की क्लासेस बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है। ठीक है, 3 से 4 क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, आज हमारी लगभग 5वीं क्लासेस होने जा रही है। बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ा रहा हूं और पूरा कोर्स कराऊंगा। एएलपी का नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का हमारा चैप्टर ये चल रहा है। ठीक है भाई, तो दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और लास्ट में अगर वीडियो उसको अच्छी लगती है, सारे क्वेश्चन समझ में आते हैं, तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। ठीक है, कमेंट के माध्यम से बताया करें कि वीडियो आपको कैसी लगी है। संख्या पद्धति के कुछ क्वेश्चन हम करा चुके हैं, कुछ आज प्रैक्टिस सेट के रूप में कुछ क्वेश्चन में लेने जा रहा हूं। ठीक है, तो आप लोगों को ध्यान से देखना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन सारे के सारे मैंने लिए हैं। सबसे पहले कुछ बातों पर मैं चर्चा कर लेता हूं, जैसे कि वीडियो करते हैं भाई स्टार्ट और स्थानीय मान के साथ बढ़ जाते हैं हम आगे इस वीडियो में। ठीक है, स्थानीय मान बहुत ही आसान ये हमारा पॉइंट है स्थानीय मान के रूप में। स्थानीय मान और जातीय मान, स्थानीय मान और जातीय मान का। ठीक है, यूपी पुलिस री एग्जाम की दोबारा जैसे डेट आएगी उसके बारे में बता दूंगा, और इसकी क्लासेस दोबारा मैथ की हमारी चल रही है। जो भी बच्चा थोड़ी कमजोरी समझता है कि मैथ में भाई थोड़ा हमारा सिलेबस रह चुका है पहले, मतलब हमारी ओर से नहीं रहा है, उसकी ओर से अगर रह चुका तो उन कमियों को दूर कीजिए। अभी एग्जाम में थोड़ा वक्त है। ठीक है, बहुत समय आपको ये मिल रहा है यूपी पुलिस की तरफ से। तो स्थानीय मान जातीय मान के रूप में कुछ क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। सबसे पहले स्थानीय मान के फॉर एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बताता हूं। फॉर एग्जाम्पल के तौर से कोई भी संख्या मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मान लो कि 97 और 57 मैंने यहां पे संख्या लिख दी है। ठीक है, और यहां आपसे पूछा जाए कि 9 का स्थानीय मान क्या होगा, तो सबसे पहले जिसका पूछा जाए वो संख्या एज इट इज सेम लिखी जाएगी। उसके आगे जितने भी अंक दिए गए हैं, उसके आगे जितने भी अंक दिए गए हैं उतनी ही जीरो लग जाएगी। 3 अंक थे, 3 जीरो मैंने लगा दी, तो इसका आंसर मुझे प्राप्त हो चुका है। इसी के साथ साथ अगर कोई मुझसे पूछे कि 5 का स्थानीय मान क्या होगा, तो 5 एज इट इज मैं ऐसे ही लिख दूंगा। 5 के आगे जितने अंक है, 1 अंक है तो 1 जीरो ऐसे लगा दूंगा, सेम टू सेम उसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, जातीय मान की अगर मैं बात करता हूं, एक एग्जांपल और दूंगा स्थानीय मान का, लेकिन उससे पहले आप लोग जातीय मान की समझ लो एक बार। यही एग्जांपल अगर मैं सेम टू सेम लिख दूं और ये कह दूं कि भाई 9 का पहले स्थानीय मान बताया था, 9 का जातीय मान बताइए क्या होगा। पूछेगा कि इस पूरी संख्या में 9 का जातीय मान क्या होगा, तो जो जिस संख्या के बारे में पूछा जाता है, जिस अंक के बारे में पूछा जाता है संख्या के अंदर से, तो वही इसका जातीय मान होगा। जातीय मान चेंज नहीं होता। अगर 5 का पूछा जाए तो 5 सेम होगा, कोई अंतर नहीं होगा, ना जीरो लगने की और ना कोई और संख्या उसके आगे लिखी जाएगी। सेम टू सेम जातीय मान वही होता है। एक फॉर एग्जांपल दोनों के लिए फिर दोबारा ले रहा हूं। ठीक है, देखिए एक संख्या लिख रहा हूं पूरी एग्जांपल के तौर पर, 97,534। 97,534 ये एक संख्या मैंने लिख दी। ठीक है, 97,534, और इसमें मुझे आप लोग बताइए कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा। अगर 7 का पूछ लिया उसने, तो 7 आप लोग एज इट इज लिखोगे। स्थानीय मान की बात कर रहा हूं, इसके अगर जितने अंक है, 3 अंक है, तो मैं 3 जीरो में लगा दूंगा, अगर 7000 हमारा आंसर बन गया। उसी के साथ साथ अगर वो 5 का पूछता है तो 5 में एज इट इज लिख दूंगा, और स्थानीय मान के लिए 5 के अगर 2 अंक है तो 2 जीरो में लगा दूं, तो स्थानीय मान हमारा कंप्लीट। इसी में अगर वो 7 का और 5 का स्थानीय मान की जगह वो जातीय मान पूछता तो 7 का जातीय मान पूछता तो 7 ही होगा, और 5 का जातीय मान पूछता तो 5 ही होगा। ठीक है, दोनों हमारे आंसर बन जाएंगे। तो जातीय मान और स्थानीय मान दोनों चीज आपकी क्लियर अगर हो चुकी है, तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। बहुत
जो है नंबर सिस्टम के अंदर से बहुत ज्यादा बेटर आज मैं बताने वाला हूं आपको। एक क्वेश्चन के अंदर से 4-4 5-5 क्वेश्चन में आज निकालने वाला हूं। लास्ट तक वीडियो में बने रहिए आप लोग, ठीक है। सेशन में पूरा अच्छे तरीके से मजा आने वाला है। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन लेने वाला हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरआरबी रेलवे की परीक्षा में भी आया हुआ क्वेश्चन है सेम, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 के रूप में बढ़ता हूं आगे, और संख्या लिखी गई है 64 71 35। 64 71 35। आप लोगों को स्क्रीन पे भी एक क्वेश्चन लिखा है दिखाई दे रहा होगा, जिसमें बोल रहा है कि 6,47,135 में 7 तथा 3 के स्थानीय मानों का अंतर कितना होगा। इस संख्या में 7 तथा 3 ये दो अंक दिए गए हैं और इनके स्थानीय मानों का अंतर पूछा है। इनके स्थानीय मानों का, सबसे पहले तो 7 का स्थानीय मान आप लोग निकालिए। 7 ये लिखा है, इसके अगर 3 अंक है तो मैंने अभी आपको बताया कि हम 3 जीरो लगा देंगे तो 7 का स्थानीय मान हमें मिल चुका है। उसके बाद उसने कहा है कि 3 का स्थानीय मान भी बताइए, और 3 ये हमारे पास है, 3 हम एज इट इज सेम लिख देंगे, और उसके अगर 1 अंक दिया गया तो 1 जीरो लगा देंगे, ठीक है। परंतु उसने आगे भी कहा क्वेश्चन कि दोनों के स्थानीय मानों का अंतर बताइए। दोनों के स्थानीय मानों का अंतर बताइए, तो दोनों के स्थानीय मान हमने निकाल लिए हैं, इसका 7000, इसका 30। दोनों का उसने अंतर पूछा है तो हमेशा ज्यादा में से कम वाला माइनस हम करते हैं, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 6970। 6970, 7000 में से 30 आप लोग माइनस कर दोगे, 6970 आप लोगों को ऑप्शन में भी आंसर दिखाई दे रहा होगा इसका, ठीक है। इस प्रकार का क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल और आरआरबी के जो एग्जाम है उनमें देखने को मिलता है, ठीक है भाई। तो ये हमारा अंतर पूछ लिया, परंतु अगर इसी के साथ साथ वो जातीय मानों का अंतर पूछता, इसी के साथ साथ इस संख्या में जातीय मानों का अंतर वो आपसे पूछे, जातीय मानों का अंतर, जातीय मानों का अंतर अगर आपसे पूछे किस किस का, 7 का और 3 का, तो आपको पता है कि जातीय मान वही होते हैं उसी संख्या के, यानी कि 7 का 7 ही होगा और 3 का जातीय मान 3 ही होगा। दोनों का अंतर पूछ ले तो आपको पता है 7 में से 3 माइनस करेंगे तो अंतर कितना जाएगा, 4। तो एक क्वेश्चन से हमने 2 क्वेश्चन सोल्व किए हैं। स्थानीय मान उसने पूछा था तो हमने जातीय मान इसका सोल्व कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे, और जितनी चीजें मैंने पीछे पढ़ाई है उन्हीं के ऊपर वो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभक्त होगी। क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में बढ़ता हूं आगे, और कहा है कि 4 संख्याएं उसने दी है, चारों संख्या यहां आपके सामने 35,718, 35,718, उसके बाद उसने दी है 63,810, और तीसरी संख्या उसने दी है 5,37,804, 5,37,804। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा समय लूंगा लेकिन ऐसा बता दूंगा कि इसी क्वेश्चन पे लगभग 10 क्वेश्चन आप लोग सीखने वाले हो, 10, ठीक है। आगे दिया है उसने 31, 25, 736, 31, 25, 736, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये कह रहा है इनमें से कौन सी एक ऐसी संख्या है जो 24 से पूर्णतः विभक्त हो। एक ऐसी संख्या बतानी है जो 24 से पूरी करता है, ठीक है। सबसे पहली बात मैंने अभी जो पीछे आपको बताया, जिसने नहीं देखी है वीडियो, पीछे की वीडियो सारी की सारी देख सकता है। नंबर सिस्टम ALP RRB की जो पहली फॉर्मूलाज की वीडियो जो डली हुई है, पहली जो वीडियो डली हुई है उसमें मैंने पूरा का पूरा डिटेल में बताया है नंबर सिस्टम के बारे में। क्या बताया है, ये बताया कि कौन सी संख्या 2 से कटेगी, कौन सी संख्या 3 से कटेगी, 4 से कौन सी कटेगी, 5 से कौन सी कटेगी, 6 से कौन सी कटेगी, 7 से कौन सी कटेगी, और 8 से कौन सी कटेगी, 9 से, 10 से, 11 से, 11 तक मैंने मैटर बताया है, ठीक है। तो सबसे पहली अगर ये चीज आपको पता है, ये चीज आप लोग जानते हो, तो ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी नहीं, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार सीख लो आप लोग। 24 से 24 का पाना अगर आपसे नहीं आता है, अगर आता भी है तो भी आप लोग इस पूरी संख्या को काटने के लिए बैठ जाओगे, बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, ठीक है। तो 24 की वजह हम 24 से काटने की वजह एक ऐसी संख्या से लेंगे, एक ऐसे इसके गुणनखंड लेंगे जिनका में से 1 आए, ठीक है। इसके एक ऐसे गुणनखंड लेंगे कि उन दोनों जो हमने गुणनखंड लिए हैं उनका में से 1 आना चाहिए, उनका में से क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर उसका में से 1 आएगा तो हम कह सकते हैं कि इस 24 की जगह हम उन 2 संख्याओं से देख लेंगे कि अगर उनसे कट रहा है तो पूरा का पूरा 24 से भी कटेगा, ठीक है। अगर इस 24 के मैं गुणनखंड कर दूं कि 6 चौक 24 होता है, अगर इस 24 के मैं गुणनखंड कर दूं, भाई 12 दूनी 24 भी हो,
6 चौक 24 भी हो, 8 तिया 24 भी हो, तो इन तीन गुणनखंड में से मैं कौन सा लूंगा जिसका में से एक आएगा। और में से एक कब आता है, में से एक तब आता है जब दोनों में से कोई भी चीज कॉमन ना हो। मान ले कि 5 का और 7, ये मैंने 5 एक गुणनखंड ले लिया, 7 ले लिया, दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। जब कोई चीज कॉमन नहीं होती तो में से हमारा एक आता है। तो इसके गुणनखंड ऐसे लेने हैं जिनका में से एक है, कोई कॉमन ना हो। जैसे 6 के गुणनखंड, अगर मैं ये कहूं कि इसके गुणनखंड में 6 और 4 लेने जा रहा हूं, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो 6 के गुणनखंड 3 दूनी 6 होगा और 4 के गुणनखंड 2 दूनी 4 होगा, जबकि इसमें 2 कॉमन है। क्या कॉमन है? 2। मैंने बताया कि कॉमन नहीं आना चाहिए, तो हम इसके गुणनखंड 12 दूनी 24 भी नहीं ले सकते, हम इसके गुणनखंड लेंगे 8 तिया 24। तो इन दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं है, में से एक आ चुका है। जब में से एक आगा तो इसका मतलब ये है कि जो संख्या 8 से और 3 से दोनों से कटेगी ना, तो वो पूरी 24 से कट जाएगी। तो आप लोगों को इन चारों संख्याओं में से, इन चारों जो बड़ी बड़ी संख्याएं दी गई हैं, इनमें से आप लोग पहले 8 से और 3 से, या पहले 3 से और 8 से दोनों से काट के देख लोगे। जो संख्या इस 3 से और 8 से दोनों से कटेगी तो वो 24 से कट जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि 8 से कट गई, 3 से नहीं कटी और फिर भी आप कह रहे हो कि 24 से कट जाएगी। नहीं, दोनों से अगर कट रही है तो ही 24 से कटेगी। अगर वो 1 से कट रही है, 1 से नहीं कट रही, तो 24 से नहीं कट रही। ठीक है, दोनों से कटनी चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग आसान तरीके से देख सकते हो। अगर आप लोग 8 से देखना चाहो तो बाद के 3 अंक जिसने ये पढ़े हैं तो बिल्कुल आराम से कर सकता है। 8 से कौन सी संख्या कटती है जिसके बाद के 3 अंक 8 से कट जाएगा, पूरी संख्या 8 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, देखो ये 3 अंक 8 से कट रहे हैं, 8 64, 7 78 बचेगा, तो 8 से नहीं ये डिवाइड होता, तो ये पूरी संख्या 24 से भी डिवाइड नहीं होनी। ठीक है, उसके बाद इसे देखते हो लास्ट के फिर 3 अंक, यहाँ पे देखो 8 का 8, 1 उतार लिया 10 हो गया, ये भी नहीं कट रही है 8 से, तो इसका मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, 24 से नहीं कटेगी। यहाँ पे देख लो बाद के 3 अंक, 8 का 8, 4 बच जाएगा शेष, तो ये भी 8 से नहीं कट रही है। जब ये तीनों संख्या आपको पता लग गई नहीं कट रही है, वो 3 से कट रही हो या नहीं कट रही हो, जब हमें देख पता लग गया कि एक संख्या से नहीं कट रही तो 24 से नहीं कटेगी। ठीक है, दोनों से कटनी चाहिए। ये एक संख्या बची, आप लोग आंख बंद करके ये आंसर एग्जाम में लगा सकते हो जब तीनों हमारे ऊपर के आंसर गलत हो गए, लेकिन पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसको चेक भी कर सकते हो। बाद के 3 अंक अगर आप 8 से देखो 8 64, 8 9 72, 1 बचा और 6 उतार लिया 16 होगा, 8 2 16, तो 8 से तो पूरी कट रही है। 3 की बात करें, 3 का क्या रूल होता है? 3 का रूल होता है कि अगर संख्या के अंकों का जोड़ 3 से डिवाइड हो रहा है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। जोड़ का देख लो, 3 और 1 4 और 2 5 और 5 10 और 7 17 3 20, दोबारा देखो 3 और 1 4 और 2 6 और 5 11 11 और 7 18 3 21 और 6 27, तो जोड़ हो रहा है सबका 27। और आपको पता है कि ये जोड़ 3 से डिवाइड हो जाता है, तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड हो रही है। और 8 से हमें पहले ही देख ली, 3 से और 8 से दोनों से डिवाइड हो रही है, इसका मतलब ये 24 से भी पूरी डिवाइड हो जाएगी। ये रूल होता है। अगर कोई ऐसी बड़ी संख्या आ जाए, कोई ऐसी बड़ी संख्या आ जाए और उससे ये कहे कि ये किससे कटेगा, तो फिर आप लोग उसके गुणनखंड इस प्रकार कर सकते हो कि में से एक आए। ठीक है, बाई चांस इसकी जगह ये 18 आ जाए, इस 24 की जगह ये 18 आ जाए, कि भाई पूछा जाए कि इनमें से कौन सी संख्या 18 से कटेगी, तो 18 का गुणनखंड देखो 9 दूनी 18 भी हो सकते हैं, 6 तिया 18 भी हो सकते हैं, तो आप लोग कौन सा लेना चाहोगे जिसका में से एक आए? अगर मैं कहूं कि मैं 6 और 3 लूंगा तो 6 का गुणनखंड तो मैं दोबारा कर सकता हूं ना, 3 दूनी 6, और आपको पता है 3 3 कॉमन आ जाएगा, तो इसका में से तो 3 आ चुका। जबकि में से एक रखना है तो हम गुणनखंड क्या लेंगे? अगर कोई चीज 18 से कटेगी तो 9 दूनी 18 लेंगे, इनका में से एक आएगा। जो संख्या 9 से और 2 से दोनों से कटेगी तो वो संख्या 18 से पूरी की पूरी डिवाइड हो जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है भाई, उतार सकते हो। इससे भी बड़ी संख्या को आप लोग देख सकते हो। मान ले कि हमारे से ये पूछा जाए कि 72 से कौन सी संख्या इनमें से कट जाएगी, 72 से पूछा जाए तो 72 की गुणनखंड 36 दूनी 72 नहीं कर पाओगे, क्योंकि 2 फिर कॉमन आ जाएगा। लेकिन 72 का गुणनखंड आप लोग कर सकते हो। क्या? 9 है 72, जो संख्या 8 से और 9 से, क्योंकि इन दोनों का में से कितना आएगा? एक आएगा, क्योंकि दोनों में कोई चीज कॉमन नहीं होगी। तो 72 के गुणनखंड हम 9 दूनी 18 करेंगे, जो संख्या 9 से और 8 से कट जाएगी वो पूरी 72 से भी डिवाइड हो जाएगी। बड़ी से बड़ी संख्या आप लोग देख सकते हो, बड़ी से बड़ी 132 से देख लो तो 11 और 12 ले लेंगे गुणनखंड। ठीक है, तो मतलब ऐसे गुणनखंड जिनका में से एक आए। इन सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, ये विभक्ति का जो रूल है। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका, जिसे नहीं पता है वो पिछली वीडियो में जाकर, पिछली वीडियो में मैंने सब कुछ बताया कि कौन सी संख्या किससे कटेगी। एक बार बताओ तो जल्दी जल्दी देखते चलो। अगर बाद का अंक सम है तो 2 से कट जाएगी, सबका जोड़ अगर 3 से डिवाइड हो रहा है, जैसे 27 आया था तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। 4 के लिए रूल और 8 के लिए रूल बिल्कुल याद रखने योग्य है। 8 का मैंने अभी बताया, बाद के 3 अंक देखेंगे, और 4 का है बाद के 2 अंक। 4 में देखेंगे बाद के 2 अंक और 8 में देखेंगे बाद के 3 अंक, जो मैंने अभी देखा है। खत्म। 4 और 8 5
5 से वो संख्या कटेगी जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा, बस ओनली लास्ट में 0 और 5 होगा तो संख्या 5 से कट जाएगी। 6 से जो संख्या देखो 6 के गुणनखंड कितने करे थे अभी मैंने, 3 गुनी 6, तो जो संख्या 3 से और 2 से कट जाएगी वो पूरी की पूरी 6 से भी कट जाएगी। 7 का क्या रूल है, कोई भी संख्या मैंने यहाँ पे लिख दी, मान लो कि 782 लिख दी, ठीक है, 7 से कटेगी नहीं कटेगी, सबसे पहले लास्ट का अंक ले उसको दुगना कर दो, कितना आएगा 4 आएगा, बची संख्या में ये 4 माइनस कर दो, कितना बचेगा 74, तो जो बचेगा ना अगर ये 7 से कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, नहीं तो नहीं कटेगी, ठीक है। 7 का ये रूल है। 9 का रूल बिल्कुल 3 3 9, ठीक है, जो 3 का था वही 9 का है। 3 का क्या रूल है, जो जोड़ने के बाद अगर 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 3 से कट जाएगी, ऐसी 9 है, अगर जोड़ने के बाद 9 से डिवाइड हो जाएगा तो पूरी संख्या 9 से कट जाएगी। 10 बाद में अगर 0 है तो 10 से कट जाएगा। 11 का क्या रूल है आप लोग वीडियो में जाकर देख सकते हो, क्योंकि 11 का अगर बताऊंगा तो थोड़ा समय लग जाएगा, क्योंकि सम वाले अंक जो सम स्थान पर आ रहे हैं उन्हें अलग जोड़ते हैं, जो विषम स्थान पर आ रहे हैं उन्हें अलग जोड़ते हैं। दोनों का अंतर देखते हैं, अंतर या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 से डिवाइड होने वाली कोई ऐसी संख्या, जैसे 11 22 33 कोई ऐसी संख्या आनी चाहिए, ठीक है भाई। तो ये पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगर यहां तक के क्वेश्चन ये समझ में आ चुका है पूरा का पूरा मैटर, तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। वीडियो को भाई जल्दी से लाइक भी कर दो। चलिए ये जो पूरा का पूरा मैटर जो आपसे बताया है मैं एक ही क्वेश्चन में, ठीक है, हर क्वेश्चन ऐसे ही चलेगा अगर एग्जाम आपको पास करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 भी। स्क्रीन पर देख पा रहे हो, एक भाजक भागफल का 25 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है, यदि भागफल 16 हो तो भाज्य क्या है। 4 चीजें इसमें कही गई है, क्या सारी चीजें देख लो। भाज्य कहा गया है, भाजक कहा गया है, ऊपर लिख दे रहा हूं क्योंकि नीचे क्वेश्चन भी कराऊंगा भाई, भागफल और शेषफल, ये चारों चीजें हैं। कहां कहां होती है, अगर हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो अंदर यहां पे जिसको हम भाग करते हैं ये वाली संख्या हमारी भाज्य कहलाती है, जिससे हम भाग करते हैं ये वाली हमारी भाजक कहलाती है। नीचे जो हमें भाग करने के बाद शेषफल प्राप्त होता है वो शेष, ठीक है, और जो भाग करके फल प्राप्त होता है वो भागफल, ठीक है। भागफल वहां पे आएगा, भाज्य बीच में, और भाजक से हम भाग करते हैं, शेषफल हमारा नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो, ये सारा का सारा मैटर थोड़ा और समझ लो। अगर इसको मैं पूरा को यहां पे लिख दे रहा हूं, देखो मान लो कि मैं किसी संख्या b को भाग कर रहा हूं, शेष मेरे पास r बच रहा है, ठीक है, और भाग कर रहा हूं मैं मान लो कि a से, और मुझे जो प्राप्त हो रहा है वो क्या प्राप्त हो रहा है भाग करके। ये मैंने थोड़ा सा मैटर लिख दिया, ठीक है। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है, ये जो शेष आई ना संख्या, ये हम भाग करनी कब छोड़ते हैं, हम भाग करनी तब छोड़ देंगे जब ये संख्या इस संख्या से छोटी हो जाएगी, यानी कि छोटी और ये बड़ी हो, तभी तो भाग रुकेगी, नहीं तो भाग चलती रहेगी। एक छोटा सा फॉर एग्जांपल आपको मैंने पहले भी बताया, अगर 4 को मैं 3 से डिवाइड करा दूं तो 3 कम 3 हमारा पाड़ा चल जाएगा, शेष बच जाएगा 1। तो ये जो 1 ये शेष, अब मैंने भाग लिया, आगे भाग नहीं, ये भाग नहीं होगी आगे, क्यों नहीं होगी ये, क्योंकि ये 1 जो है ना इस 3 से छोटा आ गया। तो पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है कि हमेशा जो शेषफल होगा वो इस भाजक से हमेशा छोटा होगा। यानी कि अगर मैं अक्सर मैं आपको बताना चाहूं, यानी कि अगर भाजक को पूरा ऐसे लिखना चाहूं तो हमेशा जो भाजक है वो हमेशा बड़ा होगा किससे, शेषफल से, ठीक है। और अगर चर राशि में मैं आपको बताना चाहूं तो हमेशा a जो है वो बड़ा है किससे, r से। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। एक चीज और बताना चाहूंगा, ये जो 1 आ रहा है इस 1 की जगह 0 भी तो आ सकता है, ये जो 1 आ रहा है इसकी जगह 0 भी आ सकता है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी कोई भी संख्या है वो पूरी की पूरी भी कर सकती है। अगर मैं कहूं कि मैं 4 से भाग कर रहा हूं तो 4 कम 4, नीचे शेष क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो r है ना ये 0 भी आ सकता है। तो 2 कंडीशन बनी इस r के लिए, इस संख्या से भाजक से हमेशा ये छोटा होगा यानी कि भाजक बड़ा होगा, शेषफल हमेशा छोटा होगा, ठीक है। और ये जो r है, ये r 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। यहां तक अगर बात समझ में आ चुकी है तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी क्वेश्चन में। और ये जो चीज मैंने आपको बताई है ये देखने को मिलेगी 100% आपके एग्जाम के अंदर, ठीक है। इसी क्वेश्चन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका कि एक क्वेश्चन के ऊपर लगभग 10 बातें बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहते तो बहुत कुछ सीखने वाले हो इस पूरी की पूरी वीडियो से, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग सीख पा रहे हो पूरा का पूरा मैटर ये कि हमारी जो भाजक है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होगा
और ये जो शेषफल है, ये शेषफल 0 के बराबर भी आ सकता है और 0 से बड़ा आ सकता है। 0 से बड़ा जैसे कि 1 बच गया, 1 से बड़ा भी बच सकता है, बस यहां पे संख्या जो है हमारी वो हमेशा बड़ी होगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? तो ये पूरा का पूरा मैटर सीख चुके हैं। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कहा गया है कि एक जो भाजक है ना, एक जो भाजक है वो भागफल का 25 गुना है। भागफल मान लो 1 है, दिया ही नहीं जब उसने, अगर दिया है तो देख लो, अच्छा पूरा क्वेश्चन पढ़ लो एक बार। भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल 5 गुना है। यदि भागफल 16 हो तो भाज्य बताइए। भागफल उसने दे दिया 16, ये 16 उसने दे दिया, भागफल कितने दिया? 16। अब पहली लाइन पढ़ लो, एक भाजक भागफल का 25 गुना, इस भागफल का 25 गुना है भाजक, तो इसको 25 से मल्टीप्लाई जैसे आप लोग कराओगे 16 से, क्योंकि 25 गुना ये है तो आ जाएगा पूरा का पूरा 400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। आगे देखो, तथा शेषफल का 5 गुना है। क्या भाजक की बात हो रही है कि ये जो भाजक है इस भागफल से तो है 25 गुना, और जो शेषफल है, शेषफल से ये 5 गुना है। ये इस शेषफल से 5 गुना और इससे ये 25 गुना है, तो 25 गुना तो मैंने ये कर दिया। अब शेषफल से 5 गुना होना चाहिए, तो यहां क्या लिख दूं मैं शेषफल की जगह कि ये 5 गुना हो जाएगा, तो 5 से इसको डिवाइड करा दो सीधा सीधा, था 5 8 40, तो यहां 80 लिख दूं। अब सीधा सीधा 80, ये जो शेषफल है, ये जो भाजक है, भाजक इस शेषफल का 5 गुना है। देखो 5 गुना अगर इसे करोगे आप लोग पूरा 400 हो जाएगा। कोई दिक्कत? अब तीनों चीज मुझे मिल गई, भाजक भी मिल गया, भागफल भी मिल गया और शेषफल भी मिल गया। फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है? फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। पूरा का पूरा प्रूफ भी करके दिखाऊंगा अभी, पूरा थोड़ा सा देख लो अभी, कोई ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, भाज्य में निकालना है, भाजक कितना है मेरे पास, मुझे पता कि 400, गुणा भागफल वो मिला मुझे 16, प्लस शेषफल कितना मिला मुझे 80। ठीक है, सीधा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा एग्जाम के अंदर। यूपी पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम दे रहे हो या आरआरबी एलपी का दे रहे हो, किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आसान से आसान ग्रुप डी का एग्जाम दे रहे हो, सीधा कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि भाज्य इतना दे दिया या भाजक इतना दे दिया, शेषफल इतना दे दिया, आप लोग भागफल निकालिए, ऐसा कुछ नहीं देगा। क्वेश्चन घुमा फिरा के देगा जैसे ये लिखा गया है। ठीक है, आपको अपने आप ही सोचना पड़ेगा कि क्या लिखना है। 16 चौके 64 और 80 उसमें जुड़ जाएगा तो आंसर कितना आ जाएगा? 6480, 6480। कोई दिक्कत? ये पूरा का पूरा आंसर आप लोग ऑप्शन में भी देख पा रहे हो। ठीक है, ये फॉर्मूला मैं प्रूव करके दिखा रहा हूं अभी। ये चीजें अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या नोट डाउन करनी है तो 1-2 सेकंड टाइम में आपको दे रहा हूं, जल्दी से कर लीजिए। फिर ये पूरा का पूरा प्रूव करके मैं दिखा रहा हूं आपको ये वाला। चलिए, अभी वो उधर का लिखाया रहने दो। देखो एक चीज और समझिए, हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस शेषफल। ये फॉर्मूला अगर किसी के याद नहीं है तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर ये फॉर्मूला किसी के याद नहीं है तो फॉर्मूला आप लोग खुद बना सकते हो, खुद अपने आप। कैसे? देखो ये भाग है, ठीक है, भाग में मैंने इसी 4 को 3 से डिवाइड करा दिया और 3 एकम 3 मैंने चला दिया, नीचे बच गया 1 शेष। कोई दिक्कत? आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जो अंदर हमारी चीज होगी वो भाज्य होगी, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक होगा, और जो फल हमें प्राप्त होगा वो भागफल, और नीचे हमारा बचता है शेषफल। ये चीज तो देखो आपको पता होनी ही चाहिए क्योंकि 4th-5वीं क्लास की बात है। ठीक है, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर ये आपको पता है तो आपको क्या करना है, मुझे लाना है 4, ये अंदर वाली संख्या बनानी है, तो सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहां कर दोगे और ये उसमें ऐड कर दोगे। बस ये काम अगर आपको पता है, ये भाग बना के ऊपर से तीर का निशान यहां गुना लगा दियो और ये नीचे बना के ये प्लस लगा दो, आपका आंसर अपने आप खुद आ जाएगा और खुद ही इसका पूरा का पूरा फॉर्मूला बन जाएगा। देखो कैसे, 3 की मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 3 गुना 1 और फिर उसमें प्लस करके 1 जोड़ दोगे तो कितना प्राप्त हुआ आपको? 3 एकम 3 और 1 4, और ये 4 ही तो था अंदर, वही मुझे मिल गया 4। ठीक है, और आपको पता है अंदर की संख्या क्या हो? भाज्य हो, तो ये तो मुझे जो यू क्या मिला, मुझे मिला क्या? भाज्य। क्या मिला? भाज्य मिला। ठीक है, और ये जो 3 हो, ये 3 ये लिखा मैंने, ये क्या हो? ये हो भाजक।
ठीक है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये भाजक ही तो हो, यानी कि मैंने क्या करा है, ये भाजक और ये यहाँ पे हो भागफल, ये मैंने लिखा, यानी कि मुझे भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करा दी और शेष उसमें जोड़ दिया, यही तो करा मैंने। यानी कि यही तो फॉर्मूला पर भी लिखा है, देखो भाजक गुणा भागफल, ये लिखा है भाजक गुणा भागफल और प्लस क्या कर दिया शेषफल, यानी कि भाजक और भागफल की मल्टीप्लाई करा दो और शेषफल उसमें ऐड कर दो, फॉर्मूला आपके आप खुद बन जाएगा। ठीक है, ये छोटा सा एग्जाम्पल है आपके सामने, आपको 4 अगर मिल रहा है तो आपका फॉर्मूला सही है, नहीं तो गलत है। अगर आप एग्जाम में बोल जाओ कि भाई ये प्लस था या ये गुणा था, नहीं पता कुछ भी, तो लगा के देख लो, 3 एकम 3 और 1 4, अगर ये संख्या प्राप्त हो रही है तो आपको जो है फॉर्मूला वो सही है, नहीं तो फिर गलत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भाई, इस पे बहुत टाइम हो गया, छोटा ही क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, जैसे क्वेश्चन में कहा गया है वैसे ही पूरा का पूरा क्वेश्चन में करने वाला हूं। देखिए, दो संख्याओं का अंतर 1365 है, कोई भी संख्या मान लो कि एक x है एक y है और इनका अंतर 1365 है, लिख दिया। ठीक है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, देखो अब यहां दो संख्या का अंतर मैंने 1365 लिख दिया, तो सीधी सीधी बात है कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या माइनस होती है। ठीक है, तो बड़ी क्या होगी x होगी और छोटी क्या होगी y होगी। तो अब कह रहा है कि बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, देखो या तो आप लोग ऐसे भाग दे लो या फिर आप लोग फॉर्मूले में भी लिख सकते हो, या फॉर्मूले से भी क्वेश्चन को कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि इसमें आगे कहा है कि 6 भागफल बचा और शेषफल 15 बचा, क्या बचा 15, तो फॉर्मूला भी लगा सकते हो आप लोग। अभी जो मैंने बताया कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। ठीक है, क्या कहा उसने, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर, तो बड़ी संख्या को दिए जा रहा भाग, तो ये तो होगी x और भाग करे जा रहा है छोटी संख्या से, भाजक क्या होगा y होगा और गुणा। क्वेश्चन में कहा है कि भागफल 6 है तो भागफल की जगह 6 आ गया और प्लस शेषफल भी बताया गया है, शेषफल बताया गया कि 15 है तो शेषफल होगा 15। ठीक है, एक समीकरण से हमारे पास ये ऊपर बनी गई थी, एक बना दो इस पे, ये 6y होगा, 6y इधर आकर माइनस का हो जाएगा, तो x माइनस 6y बराबर कितना बन गया 15 बन गया। ये समीकरण नंबर बन गई सेकंड। फर्स्ट ये है हमारी, सेकंड ये है हमारे पास, x वाले वेरिएबल समान है और उसने छोटी संख्या के बारे में पूछा कि छोटी संख्या क्या होगी, तो छोटी संख्या हमने y माना तो y की वैल्यू हमें निकालनी है इस पूरे के पूरे क्वेश्चन से। ठीक है, अगर y की वैल्यू निकालने तो पूरी की पूरी समीकरण जो है ना एक दूसरे के नीचे रख दो। ठीक है, और से कट करा दो, इस वाली समीकरण के नीचे ही रख दो, x माइनस वाई बराबर कितना दिया है 1365। आपको पता है x वाले मुझे काटने हैं, x वाले मुझे काटने हैं और काटने के लिए चिन्ह विपरीत होने चाहिए, यहाँ भी x प्लस का है यहाँ भी x प्लस का है। ठीक है, तो घटाने पर कट जाएंगे, चिन्ह चेंज हो सकते हैं नीचे वाली समीकरण के, ये माइनस हो जाएगा ये प्लस हो जाएगा और ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि नीचे वाली समीकरण के विपरीत चिन्ह हो जाते हैं, जो प्लस का होता है वो माइनस, जो माइनस का होता है वो प्लस, जो प्लस का होता है वो माइनस। अब इस पूरी समीकरण के चिन्ह जो इसके दिए गए थे वो नहीं है, जो नीचे दब दिए गए वो हो गए, यानी कि प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस का 6y है और प्लस का y, तो माइनस के 5y बच गए बराबर, प्लस का 15 है माइनस का 1365 है, माइनस के 1350 बच गए, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 यहाँ पे गुना में यहाँ पे चल जाएगा डिवाइड में, डिवाइड करा दो 270 आपका आंसर आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 270। कोई दिक्कत, ये तो आ गई हमारी छोटी वाली संख्या। अगर वो बड़ी वाली पूछता तो बड़ी क्या थी x थी। ठीक है, तो फिर हम y वाले वेरिएबल समान कर लेते, यहाँ पे 6y है तो इस पूरी समीकरण ये जो दी हुई है इसमें 6 से मल्टीप्लाई हमें करनी पड़ती, क्योंकि यहाँ पे 6y तभी, और पूरी समीकरण में 6 से हो जाती, 6x माइनस 6y और उसमें भी 6 से मल्टीप्लाई देती, तो 6y से 6y हम फिर कैंसिल कर देते हैं। अगर वो बड़ी संख्या पूछता, उसने छोटी पूछा तो हमने x वाले बराबर करने की जरूरत ही ना पड़ी, x वाले बराबर थे, कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसी से पहले थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, अभाज्य संख्याओं के ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य का मतलब
भाज्य के आगे, भाज्य का मतलब जो भाग होती है, और ए का मतलब ए लग गया साथ में, तो ए भाज्य मतलब जो अपने आप से भाग हो, किसी और से भाग ना हो, ठीक है। ए भाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर, ठीक है भाई। अब इसी के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभाज्य संख्या को कुछ एग्जांपल, जैसे 2 लिख दिया मैंने, 5 लिख दिया, 3 लिख दिया, 7 लिख दिया, 11 लिख दिया, 13 लिख दिया, ठीक है। ये हमारे आगे तक चलते चले जाएंगे, जो संख्या अपने आप से कटेगी, जैसे 2 है, 3 यहाँ पे लिख देता कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे लिख दे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 5 अपने आप से कट रहे, 3 अपने आप से, 7 अपने आप से, 11 अपने आप से, और 13 अपने आप से, आगे भी चलती चले जाएगी संख्याएं। ऐसी जो संख्या अपने आप से कटेगी, किसी और संख्या से नहीं कटेगी, तो वो संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, प्राइम नंबर होगी, ठीक है। एक बात और, अगर क्वेश्चन में ये कहे, जैसे क्वेश्चन आपके सामने है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। सबसे छोटी, देखो 2-3 चीज इसमें बताने वाला हूं 5वें क्वेश्चन में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सबसे छोटी, तो आपको पता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होगी, ठीक है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी, क्योंकि 2 अपने आप से कटेगी और किसी संख्या से नहीं कटेगी, और सबसे छोटी है क्योंकि अभाज्य संख्या की स्टार्टिंग जो है वो कहां से होगी? 2 से ही होगी, ठीक है। चलिए, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या तो होगी 2, परंतु अगर वो कहे कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम का मतलब जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो वो भी 2 ही होगी। ये आपको बहुत ध्यान रखनी है बात, ठीक है। ये एक अच्छा पॉइंट है कि सबसे छोटी जो सम भी हो और अभाज्य भी हो, क्योंकि ये सम में भी आएगा। अगर सम संख्या लिखने के लिए बोला जाए आपसे, तो 2, 4, 6, ये बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सबसे छोटी जो सम है वो 2 से स्टार्ट होगी, जो अभाज्य भी है वो 2 ही है, ठीक है। तो इन दोनों में, जो सम संख्या में और अभाज्य संख्या में 2 हमारा कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो 2 जो है वो सम भी आएगी और अभाज्य भी आएगी, ये चीज आप लोग देख लेना। ये चीज इसलिए बता रहा हूं कि जो आगे क्वेश्चन में कराने वाला हूं वो इन चीजों से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, ठीक है। ये चीज आप पे आनी चाहिए। देखिए क्वेश्चन पे जा रहा हूं, क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है? अभाज्य संख्या, चारों के चारों ऑप्शन लिख दे रहा हूं, उधर से मिटाऊंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया गया है 161, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 221, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 437, और चौथा जो ऑप्शन दिया गया है वो दिया गया है 373। ये कह रहा है कि इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो कैसे पता करोगे कि अभाज्य संख्या इनमें से कौन सी है? अभाज्य का मतलब जो सिर्फ अपने आप से घटेगी, किसी और संख्या से ना कटे। ऐसी ऐसी संख्याएं आपके सामने है, अगर आप लोग देखना चाहो और इसके साथ क्वेश्चन की लड़ना चाहो तो बहुत ज्यादा टाइम आपका ये लेने वाला है क्वेश्चन। चलिए, क्योंकि बाद में अगर सम संख्या दिखाई दे तो आपको पता है कि वो सम संख्या जो है 2 से कट जाएगी, लेकिन इसमें सम संख्या भी नहीं है बाद में, और जोड़ के देखें तो 3 से भी डिवाइड कोई सी नहीं हो रही, ठीक है। एक आसान रूल बताऊंगा। सबसे पहले तो एक लिमिट होनी चाहिए क्वेश्चन की। जैसे ये 161 दे दिया, इस 161 को पहले मैं 2 से काट के देखो, 3 से काट के देखो, कट रहा नहीं कट रहा, 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से। अगर अभाज्य संख्या पूछा तो 2 चीज बताने जा रहा हूं। अभाज्य संख्या ये कहे कि इनमें से कौन सी एक अभाज्य संख्या है, तो ये चीज ध्यान रखना। अगर ये पूछा कि कौन सी इनमें से अभाज्य संख्या है, तो हमेशा वो अभाज्य संख्या से ही डिवाइड होगी, हमेशा वो किससे होगी? अभाज्य संख्या से ही भाग होगी, अभाज्य संख्या से ही भाग, अभाज्य संख्या से ही भाग होगी। वो कहने का मतलब ये है कि आपको 6 से, 8 से, 12 से, 14 से देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये संख्याएं ऐसी है जिनके गुणनखंड हो जाते हैं। सम संख्या है, विषम संख्या है, इनसे देखने की जरूरत नहीं है। ऐसी संख्या से देखने की जरूरत है जो सिर्फ अभाज्य है, जैसे कि 2, 5, 7 जो अभी मैंने बताई, 13, 17, 19, 29, 31, लेकिन इनकी फिर लिमिट होनी चाहिए, लिमिट भी तो होनी चाहिए। ये चीज तो चलो हमें पहले नंबर पर पता चलेगी भाई, अगर अभाज्य संख्या आपसे पूछी तो आपको अभाज्य से ही डिवाइड करके देखना है, लेकिन कहां तक एक लिमिट भी तो होनी चाहिए। तो उस लिमिट पे अब लगाम में लगा दूंगा। कैसे? इस 161 से, इस 161 से कम का वर्ग देख लो, कम का वर्ग देख लो, और वो भी अभाज्य का ही देखना है, वो भी अभाज्य का ही देखना है। देखो सम का देखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको जो संख्या लेनी है, जो संख्या लेनी है वो अभाज्य ही लेनी है। देखो कैसे? अगर मैं 12 का स्क्वायर करूं तो 144, 13 का स्क्वायर करूंगा तो 169 होगा, जो इससे ज्यादा हो गया, जो इससे ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा है? कोई ज्यादा नहीं है, सिर्फ 8 नंबर ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यादा हो गया तो ज्यादा का मतलब यह है कि ये 13 से डिवाइड नहीं होने का।
13 से डिवाइड तभी होगा अगर 169 होता तो 13 से डिवाइड हो जाता, तो 13 से डिवाइड नहीं होने का, तो एक लिमिट पता चल गई। क्या लिमिट है कि ये संख्या सिर्फ 13 के स्क्वायर तक ही सीमित है। इस 13 के स्क्वायर से जितनी भी कम अभाज्य संख्या है सारी की सारी लिख दो। अगर उनसे कट गई है संख्या तो कट गई, नहीं तो आगे देखने की जरूरत नहीं, 17 से देखने की जरूरत नहीं, 19 से देखने की जरूरत नहीं, 23 से देखने की जरूरत नहीं, किसी से भी आगे तो लिमिट का पता चलेगा, तो क्वेश्चन पूरा का पूरा एक सीमित हो गया। कैसे? जैसे कि ये 13 है, 13 से कम संख्या है मैं लिख दूं अभाज्य 2 है, मेरे पास 3 है, 5 है, 7 है और 11 है, और 13 से कट ही ना रहा, तो ये सीमित हो गई। अगर इन 5 संख्याओं से देख लिया हमने और कट गया तो कट गया, नहीं कट गया तो अभाज्य है, तो एक सीमित हो गई। हमें ये नहीं रहा कि भाई अगर इन 5 से देख ले तो क्या कभी ये 17 से कट जाए, कभी ये 23 से कट जाए, कभी 31 से कट जाए, किसी से नहीं कटेगा। तो ये एक लिमिट का बाउंडेशन हमारा हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में क्वेश्चन आता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो, अब इनका रूल आपको पता होना चाहिए। 2 से वो संख्या कटेगी जिसके बाद में सम अंक हो, और सम इसके में नहीं है तो इसका मतलब 2 से नहीं कट रही है। 3 से जब कटेगी जब इसके अंकों का योग 3 से कटेगा, 1 और 6 7 और 1 8 नहीं कट रहा। 5 से तब कटेगी संख्या बाद में 0 या 5 हो, कुछ भी नहीं है। 7 से देख लो, 7 से कट रही है क्या? देखो 7 से कब कटेगी? जो बाद का अंक है उसको दुगना कर दो, बची संख्या में से माइनस कर दो। इसका 1 का दुगना करेंगे 2, 16 में से 2 माइनस कर दो 14, और 14 कट रहा है 7 से, 7 दूनी 14, तो इसका मतलब क्या है कि ये संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी। आगे देखने की जरूरत नहीं है, चाहे डिवाइड हो ना हो, तो ये एक भाज्य संख्या है, ये डिवाइड हो रही है किससे? 7 से, और हमें देखनी है अभाज्य है, तो पहला ऑप्शन हमारा गलत। कोई दिक्कत? दूसरे पर जाओ, 2 से 21 के पे समझाने में वक्त लग रहा है, समझाने में वक्त लग रहा है, नहीं तो क्वेश्चन को आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से स्टार्ट करोगे। आपको पता है कि 13 के स्क्वायर से कम है, सिर्फ ये संख्या लिख दोगे आप लोग, और काटने में बताने में थोड़ा समय लगता है। अपने आप जब करोगे तो बहुत आसानी से सेकंडों में क्वेश्चन को निकाल दोगे, ठीक है। 2 से 21 पर आ जाओ। 2 से 21 पे 13 का स्क्वायर 169 होगा, 14 का 196 और 15 का 225। देखो 225 इससे ज्यादा जा लिया, 225 किसका स्क्वायर हुआ? 15 का, 4 अंक इससे ज्यादा है, तो 15 से कम जितनी भी अभाज्य संख्या है सब लिख दो। 15 से कम 2 है, 3 है, 5, 7, 11 और 13 लिख दी। इससे कम अगर इनसे कट गई है तो कट गई, नहीं तो फिर किसी से भी कट लेगी, ठीक है। 2 से सीधी बात है, बाद में सम संख्या नहीं है, अंकों को जोड़कर देख लो, 5 आ रहा है, अंकों को जोड़ 2 2 4 1 5, 3 से नहीं कट रही है, 5 से नहीं कट रही क्योंकि बाद में 0 और 5 नहीं है। 7 से देख लो, इसका दुगना करो, 1 का 2 आ जाएगा, 22 में से माइनस कर दो 20 आ जाएगा, 20 से 7 से नहीं कट रहा है तो पूरी संख्या 7 से नहीं कटेगी। 11 में बाद में जाएंगे, सबसे पहले 13 से देख लो, ठीक है, या फिर 11 से देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 11 का क्या रूल है? 1 1 छोड़ के जोड़ दो, 2 और 1 3 होगा, उस 3 को जो बची संख्या उसमें माइनस कर दो, 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जबकि 11 से वो संख्या कटती है जो 0 बचाए, या फिर कोई ऐसी संख्या बचे जो 11 से डिवाइड हो, जैसे 11 22 33, ठीक है, तो 11 से भी नहीं कट रही है। 13 से देख लो कट रही है कि नहीं कट रही, देखो सीधा सा डायरेक्ट लगा दो, 13 ही कम 13 चल जाएगा, 9 बचा और 13 7 91, तो पूरी की पूरी यह 13 से डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब यह ये भाज्य है, हमें देखनी है भाज्य है, ये ऑप्शन भी गलत। कोई दिक्कत? अब आ जाओ 437 पे और फिर आ जाओ 373 पे। ये दोनों के दोनों संख्या मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, ये दोनों के दोनों ऑप्शन गलत हो गए। दोनों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही है ये आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि इन दोनों संख्या में से कौन सी संख्या सही है। थोड़ा सा हिंट्स मैं आपको दे रहा हूं, जैसे मैंने यहां पे लिख दिया 437 के स्क्वायर पर पहुंच जाओ, ठीक है। 20 का स्क्वायर कितना हो? 400, ठीक है, और 21 का स्क्वायर हो 441, 21 का स्क्वायर कितना होगा? 441, जो 441 इससे ज्यादा हो गया, कितना? वही 4 5। तो इसका मतलब ये है कि बस एक दो अंक का फर्क रहो, बस इससे कम, यानी कि 21 से अब कम की सब अभाज्य संख्या लिख दो। ये सारी तो 13 तक तो लिखी जाएगी, उसके बाद 13 के बाद एक हमारी 17 आ जाएगी और एक 19 आ जाएगी इसके बाद, यानी कि इन सबसे चेक करो और 17 से 19 से चेक करो, अगर ये कट गई तो कट गई, नहीं तो फिर अभाज्य है। और फिर अगर अभाज्य मुझे पहले मिल जाती है ना, तो फिर अगले वाले ऑप्शन पर भी जाने की जरूरत नहीं है। बहुत चीजें एग्जाम में जाने के लिए, एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए बहुत सारी चीजों पर ध्यान देना होता है, ठीक है। अब मैं इस 373 तक कब जाऊं? 373 तक तब जाऊंगा जब पहले के पहले तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हो जाए। वो तीनों के तीनों अगर ऑप्शन गलत हो गए तो ये मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अगर ये तीनों ऑप्शन आपने स्टार्टिंग के गलत कर दिए तो आप अगर 373 में भी चेक कर रहे हो, भाई देख लो ये भाज्य है,
तो फिर ये समझ लो कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जब आपको पता है तीनों गलत होगी तो ये तो सही होगी इतना निकालने की जरूरत ही नहीं है, आंसर लगा दो, सीधा टिक लगा दो। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल 1 नंबर का होना चाहिए एग्जाम में, फिर कि पहले जो तीनों के तीनों ऑप्शन मैंने चेक करे वो बिल्कुल 100% वो गलत है, तो तभी तो चौथा लगा सकते हो। अगर इन डाउट में सोल्व करोगे आप लोग तीनों के तीनों ने, और फिर सोचते हो कि हाँ ये भी गलत होगा यार, कभी पहले ही सही हो, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी। पूरे कॉन्फिडेंस से अगर तीनों को ऑप्शन को चेक करते हो तो चौथा बिना सोल्व करो ही लगा सकते हो। ये तो होगी एक चीज। दूसरी चीज और बता दूं, अगर 161 शुरू में ही अभाज्य हो जाता, 161 शुरू में ही इन किसी भी संख्या से डिवाइड ना होता, ना 7 से होता ना 11 से, तो ये अभाज्य मुझे मिल गई थी नहीं, तो फिर अगले ऑप्शन भी मुझे चेक करने की जरूरत नहीं है, मैं यहीं पे पहले में ये ऑप्शन सही लगा दूंगा, ये ऑप्शन क्यों चेक करूंगा, तीनों क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं। तो ये चीजें देखने वाली है सारे, ऐसे नहीं कि हाँ ये वाला चेक कर लिया 161 भाई ये अभाज्य, अगर फिर भी चेक करने पर लगी रहे तो इससे क्या फायदा है। तो ये चीजें सीखनी पड़ेगी आपको पूरी की पूरी, ठीक है भाई। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और इसका आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, देखिए पूरी की पूरी वीडियो में अभी क्वेश्चन नंबर 6 पे पहुंचा हूं, ठीक है। परंतु ऐसी ऐसी चीजें मैं आपको बता दूंगा कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, क्वेश्चन करने से नहीं होगा। परंतु अगर एक क्वेश्चन से 10 क्वेश्चन सीखोगे, उसको रूल सीखोगे, तो अपने आप ही 100 क्वेश्चन अपने आप ही ऑटोमेटिक हो जाएंगे। 6 क्वेश्चन से अगर 36 सीखने हैं तो पूरी की पूरी डिटेल सीखनी पड़ेगी, नहीं तो फिर 6 के 6 रटते चले जाओ, और उसके साथ साथ फिर में जो बाकी बचे हैं 30 क्वेश्चन 36 के 36 रटो, ठीक है भाई। चलिए एक क्वेश्चन आसान है बहुत, क्वेश्चन नंबर 6। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहेगा वैसे वैसे मैं करता चले जाऊंगा। देखिए किसी संख्या में 7 जोड़कर, कोई भी संख्या है नहीं दी है तो आप लोग x मान लो, किसी संख्या में 7 जोड़ दिया, 7 जोड़कर योगफल को 5 से गुणा करके, ये जो योगफल आया है ये कह रहा है कि इसको 5 से गुणा करके, गुणा कर दिया, गुणा करके गुणनफल को 5 से भाग देकर, ये पूरा पूरा जो गुणनफल है इसको कह रहा 9 से भाग देकर भाग कर दिया, भाग देते हैं। इस प्रकार प्राप्त भागफल में, ये जो भागफल मतलब भाग करके जो मुझे फल प्राप्त हुआ है अभी नहीं हुआ है, क्योंकि ये पूरी की पूरी डिवाइडेड संख्या नहीं है भाई। अगर 9 बटे ये होता 27 बटे 9, तो 9 या 27 मुझे फल क्या प्राप्त हुआ भाग करके 3, ठीक है। तो मैं इसमें से डायरेक्टली कुछ भी घटाने के लिए कहता तो घटा देता, लेकिन ये मानना पड़ेगा आपको, ये पूरी की पूरी संख्या 9 से डिवाइड हमें करके हमें फल प्राप्त हो गया है, ये मान लो, ठीक है। और कह रहा है कि इसमें से जो फल प्राप्त आपको हुआ है ना, इसमें से 3 घटाने पर, ये 3 मैंने कर दिया, इसमें से माइनस, घटाने पर 12 शेष बचते हैं। जो शेष बचेगा वो हमेशा आपको बराबर में लिखना है। 12 शेष बचते हैं, वह संख्या कौन सी है, वह का मतलब जो हमने x माननी है ना, तो वह संख्या कौन सी है, ठीक है भाई। पूरा पूरा ऑप्शन को इसको सोल्व कर दो समीकरण को। कोई बढ़िया कोई जो है ज्यादा टफ क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। माइनस का 3 उधर जाकर प्लस को हो जाएगा 15, ठीक है। यहाँ पे सेम रख लो ऐसे ही, क्योंकि एक लाइन और बना दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से। गुणा में 5 और बटे में 9, देखो 5 दिया 15, ये 9 है बटे में 9 दिया, कितना हो जाएगा 27, और प्लस का 7 है, देखो पूरा ही लिख दो, चलो x प्लस 7 बराबर 27, ये प्लस का 7 है उधर जाकर हो जाएगा माइनस का, तो x की वैल्यू कितनी लिख सकता हूं मैं 27 माइनस 7 यानी कि 20, हमें वह संख्या प्राप्त हो चुकी है, ठीक है। तो क्वेश्चनों को सोल्व करना भी सीखो, उनके रूल भी सीखने पड़ेंगे आपको, ठीक है भाई। चलिए यहाँ तक की वीडियो अगर आपको समझ में आ चुकी है भाई, वीडियो को शेयर भी किया करें और लाइक भी किया करें, ठीक है। उससे ये क्या हमें जो है मोटिवेट मिलता है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं उससे भी अच्छी बनाने की कोशिश करता हूँ, उससे भी अच्छा सिखाने की कोशिश करता हूँ भाई, ठीक है। चलिए यहां तक के क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं ये कंप्लीट, यानी क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो भाई आज के सेशन में रखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 तक ही। नेक्स्ट जो सेशन आएगा वो इससे भी मस्त आएगा, इससे भी अच्छा आएगा। अगर कुछ सीखने को मिला है आपको इस वीडियो से, तो वीडियो को भाई शेयर, लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे दोस्तों को धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।